हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो हमने चैप्टर 8 हाफ पिछले लेक्चर में किया था। सो हाफ चैप्टर में हमने लिखा था लोकसभा और उसके पावर्स और उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स देखे थे, और लिस्ट ऑफ स्पीकर में हमने 2014 का जो स्पीकर थे और 1952 के जो स्पीकर थे वो हमने देखे थे। तो अब हम देखने वाले हैं राज्यसभा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो राज्यसभा अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। लोकसभा होने के बाद आता है राज्यसभा। राज्यसभा इज अ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन है? तो राज्यसभा। Okay. The maximum strength of Rajya Sabha is 250, out of which President nominates 12 members and 238 are representative of state. अब इसमें क्या है? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, आउट ऑफ विच प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर। टोटल मेंबर कितने हैं? तो 250। उसमें प्रेसिडेंट कितने अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हाउ मेनी मेंबर्स? टू 12 मेंबर्स, और 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर एक स्टेट के। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी मतलब मैंने अभी पहले ही बताया कि हमारे यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। The members nominated by president are persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as literature, science, art and social service. जो प्रेसिडेंट जो ये प्रेसिडेंट जो 250 में से प्रेसिडेंट जो 12 अपॉइंट करते हैं, वो उनके पास स्पेशल नॉलेज होता है इन रिलेशन टू in with matters related to practical experience, respect of matters of literature, science, art and social service. मतलब 12 लोग फुल नॉलेज वाले होते हैं और बाकी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर एक स्टेट के, यूनियन टेरिटरीज के। ओके, then the allocation of seats to be filled by representative of state and union territories is laid down in a fourth schedule to the Constitution of India. The allocation of seats to be filled by representative of states and union territories is laid down in fourth schedule to the Constitution of India. Then the representative of states are elected by the elected members of legislative assemblies of respective states in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. The representatives of union territories are chosen in such a manner as parliament may by law prescribe. यूनियन टेरिटरीज के जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो उनको एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ उनको इलेक्ट किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का कोई तो गवर्नर होगा, फिर वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनमें से ही कोई एक तो राज्यसभा को रिप्रेजेंट स्टेट करने के लिए चला जाता है। The representative वो भी देखा हमने। Part 4A of Representation of Peoples Act 1950 provides for manner of filling seats in Rajya Sabha allocated to Union Territories. तो कौन सा? Representation of Peoples Act 1950 बताता है। The Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Chandigarh do not have any representatives in Rajya Sabha. तो इन यूनियन टेरिटरीज की कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अब तक राज्यसभा में नहीं है। The 4 representatives of Jammu and Kashmir are chosen by President on recommendation of state government as required by Constitution. जम्मू और कश्मीर का जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो कौन करेंगे? वर चोजन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कौन रिकमेंड करेगा? प्रेसिडेंट। रिकमेंड कौन करेगा?
were chosen, choose करे गए president on recommendation of state government. Over 1915, order 1915, actual practice, the state government acted upon and unanimous resolution of constituent assembly of that state in recommending of names of person to be chosen by the president. Okay. Disqualification of membership in parliament in India. अब कौन कौन से पर्सन पार्लियामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते एज अ मेंबर? पहली बात, अंडर आर्टिकल 102 a person shall be disqualified for being chosen as for being a member of either house. मतलब अगर वो लोकसभा का है तो फिर राज्यसभा में वापस क्यों बनना चाहता है? If he is not a citizen of India or otherwise owes allegiance to foreign state, मतलब वो सिटीजन नहीं है इंडिया का, तो वो कैसे बनेगा? He is undischarged insolvent, मतलब बैंक करप्ट है, उसकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो वो भी नहीं बन सकता. If he holds any office of profit under union, state government or other office of minister or any exempted by parliament, मतलब वो मेंबर ऐसा कोई ऑफिस प्रॉफिट का होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट में जिससे उसके डिसीजन के ऊपर इफेक्ट होगा, तो ऐसा भी मेंबर नहीं बन सकता. Also, person may be disqualified under any law made by parliament. Also, a person may be disqualified on the ground of defection under 10th schedule, which was added to Constitution by 52nd Amendment. If any question arises whether the member of either house has become subject to disqualification, it shall be decided by President after obtaining the opinion of Election Commission of India and in accordance with the opinion, except in case will be decided by the Speaker of Lok Sabha or the Chairman of Rajya Sabha as the case may be. Functions of Indian Parliament. Parliament of India is a multifunctional institute performing a variety of roles that are interrelated and often meshing into one another. Parliament of India is a multifunctional institution, मतलब बहुत सारे काम करते हैं पार्लियामेंट, performing variety of roles that are interrelated and often meshing into one another. मतलब वो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिससे वो मतलब काम इतने ज्यादा कर रहे हैं कि जिससे वो ही अपने आप में फंस जाता है. Some of the cardinal roles and functions of parliament may be described as follows: to form or to end government. The Indian parliament, like parliamentary democracies, forms the government. Members of parliament from the largest party in Lok Sabha or the date from the largest coalition form the government at the center. मतलब जिसको ज्यादा वोट्स मिले वो सेंटर में जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2014 में भी इलेक्ट होकर कौन आए थे? हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनकी पार्टी को ज्यादा वोट्स मिले थे. At the same time, the ruling party loses support of the majority of members of the house. Its government does. Representation of electorate. The primary function of parliament is to represent the people. Okay, उसका प्राइमरी काम क्या है? तो पीपल को रिप्रेजेंट करना. Then it is the supreme forum through which people seek to realize their aspirations, urges and expectations. तो कोई भी लोग पहले किसकी ओर देखते हैं? पार्लियामेंट की ओर देखते हैं कि अगर कुछ राइट इन्फ्रिजन हो गए तो कह देखेंगे पार्लियामेंट पार्लियामेंट, ऐसा करेंगे. लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 245 to 246, Parliament can make laws for the whole or any part of India within its area of competence as defined and delimited under distribution of legislative power between union. फिर से पढ़ती हूँ. In regard to union list, the parliament's jurisdiction is exclusive. Both the union and state have concurrent power to legislate in respect of entries in concurrent list. In case of conflict between union and state, the former prevails. मतलब जैसे मैंने बताया था तीन लिस्ट होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. लिस्ट 1 यूनियन, लिस्ट 2 स्टेट, लिस्ट 3 बोथ. कॉन्करेंट मतलब बोथ. पर अगर कॉन्करेंट लिस्ट में अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाए, मतलब यूनियन और स्टेट में, तो प्रिवेल कौन करेगा? यूनियन. Parliament may by law change the name
the boundaries, areas, etc. The state or establish new states, increase the number of judges of Supreme Court or establish an additional court. पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है? स्टेट बढ़ा सकता है, स्टेट के नाम बदल सकता है, और क्या कर सकती है पार्लियामेंट? इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट, और या फिर एडिशनल कोर्ट बनवा सकता है, जिसे नेचर को प्रमोट करने के लिए, और एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया, नेचर ट्रिब्यूनल। वैसे कुछ अलग टाइप का कोर्ट भी कर सकता है पार्लियामेंट। Governmental accountability. Under our system, after the policy is laid down, the law is passed or money is sanctioned, it is the administration which is required to execute and implement. कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन से ही, it is the administration under our system after policy is laid down, मतलब कोई भी अगर पॉलिसी laid down हो गई है तो it is passed or money is sanctioned, it is administration which is required to execute and implement. Administration को ही सब implement करना पड़ता है, मतलब laws भी आ गए तो फिर भी administer तो करना ही पड़ेगा ना. Then the various procedural devices like system of parliamentary communities, questions, calling attentions, notices, half an hour discussions, etc., through which parliament gets informed, also constitute very potent instruments for effecting parliamentary surveillance over administrative action. Then significant occasions for the review of administration are provided by the discussion on the motion of thanks on the president's address and budget demands and particular aspects of governmental policies or situations. These apart, specific matters may be discussed through motions on matters urgent public importance, private members resolution and other substantive motion. ये सब हमने पढ़ा है, अभी पहले पढ़ चुके हैं. मतलब the various procedural devices like system of parliamentary committee, questions, calling attention, notice, half an hour discussion, etc., to which constitute is known as. Sorry for disturbance. तो हम क्या देख रहे थे? गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी हमने देखा. पॉलिसी जब ले होती है तो उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो उस पॉलिसी को एडमिनिस्टर करना. एडमिनिस्टर करना मतलब क्या करना? उस पॉलिसी को हमें कैसे एडमिनिस्टर करना है. पॉलिसी लेट डाउन होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस लेके घूमना है, ऐसा लॉ बनाया है, तो उसको एडमिनिस्टर भी तो होना चाहिए. ठीक है. मॉनिटरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स को मॉनिटर करना का भी काम है. मॉनिटरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स. एक्सपेंडिचर क्या क्या है? Parliamentary control over public finances, the power to levy and modify taxes, and voting of supplies and grants is one of the most important check against the executive assuming arbitrary power. Parliamentary control over public finance मतलब क्या? Taxes लेती है और public को क्या provide करती है? Expenditure of public fund मतलब monitoring the expenditure of public funds मतलब parliamentary control over public finances. पार्लियामेंट कंट्रोल क्या है पब्लिक फाइनेंस पे? तो क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है और हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है. किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है? तो हम जिस रोड से जाते हैं वहां वो वाली सर्विस बोलो, या फिर एजुकेशनल सर्विस बोलो, अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करती है. एंड वोटिंग एंड सप्लाईज and grants, it is one of the most important check against executive assuming arbitrary. Okay, no taxes can be legally levied and no expenditure incurred from the public exchequer without specific parliamentary authorization by the law. कौन सा भी तरह का टैक्स आप नहीं ले सकते जब तक पार्लियामेंट नहीं बोलता कि आपको वो टैक्स कलेक्ट करना है. उसके बाद other means by which तो 2 मिनट मेरा कंफ्यूजन हो गया था, फिर मैं फिर से आ गई.
Other means by which Parliament exercises control over public exchequer is through Public Accounts Committee, Committee on Public Undertaking, Estimates Committee, and Report of Comptroller and Auditor General of India. मतलब पार्लियामेंट इन सब से कंट्रोल करते हैं पब्लिक फंड्स. कंट्रोलर और ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो एक ऐसी कमिटी स्थापित की है, मतलब फॉर्म की है किसने? पार्लियामेंट ने, ताकि ये जो कलेक्ट हुए हुए टैक्स है उससे कुछ गलत काम ना हो. ठीक है. द फोरम फॉर एक्सप्रेशन, द फोरम फॉर डिबेट. During debate and discussion on legislative proposal or finance bill, motion to consider and approve government policies, the motion of thanks on president's address, budget, etc., member are free to express themselves and say what is good for country and what modifications in existing policy are required. Forum of debate मतलब क्या? For example, कोई भी finance bill होता है, तब टैक्स कैसे बदलने चाहिए, तो हर मेंबर को राइट है बोलने का. वो बोल सकता है कि हम इस तरह से टैक्स बढ़ा सकते हैं, इस तरह से टैक्स कम कर सकते हैं, फॉर गुड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर होल कंट्री. उनका राइट है बोलने का. The forum for expression of grievances. Parliament acts as a forum for ventilation of the grievances of people, their difficulties and passion, anxieties and frustration. Various grievances, needs and aspirations of people are discussed in Parliament, and necessary legislation is taken up with this regard. मतलब एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेवियंस मतलब हम जैसे लोगों की कंप्लेंट करते हैं, भाई तेल बहुत बढ़ गया है, भाई ये बहुत बढ़ गया है, अभी पेट्रोल बहुत बढ़ गया है. तो पार्लियामेंट क्या करती है? पीपल की जो डिफिकल्टी है, उनकी एंजाइटी है, उनके फ्रस्ट्रेशन है, उस पर डिसीजंस लेती है. ओके. इंफॉर्मेशनल रोल. Information is vital to Parliament. It is the first essential requisite for effective discharge of any of its function. To call for information is perhaps the greatest power of Parliament. मतलब इसकी information मुझे चाहिए. मतलब for example, कर्नाटक में कहा हुआ तो मुझे याद नहीं, पर फ्लड्स आए थे बीच में, तो फ्लड सेस नाम का एक्स्ट्रा सेस लगाया गया था. क्यों? ताकि उस स्टेट के लिए जो कुछ भी नुकसान है तो वो उस सेस से वो भर सके. ठीक है. तो सारी इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है पार्लियामेंट उससे रिलेटेड. टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, देन पार्लियामेंट राइट इज टू बी इन्फॉर्म्ड इज unlimited except if divulging a certain information is likely to prejudice or vital national interest or security of the state. मतलब इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो तो पार्लियामेंट के पास राइट है वो इंफॉर्मेशन मांगने का. ठीक है. और उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ सबका राइट है प्रोवाइड भी करने का. हाँ, अगर वो नेशनल इंटीग्रिटी या कुछ हार्म कर रहा हो तो मना कर सकते हैं. ओके. Other function besides parliament exercises multifarious functions. Example in matter like amendment of constitution, the impeachment of president, removal of Supreme Court and High Court judges, Comptroller and Auditor General of India, presiding officers of two houses, etc. और कौन से काम करती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाल देना, या फिर removal of Supreme Court, High Court, Comptroller, Audit General, Chief Commissioner, Presiding Officer, both the houses of Parliament, सबको रिमूव कर देंगे. पार्लियामेंट इतनी पार्लियामेंट के पास पावर है. ठीक है. अब चैप्टर 9 देखने वाले हम कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मुझे लगता है ये अब थोड़ी देर बाद देखेंगे हम. मतलब वीडियोस इतने छोटे छोटे, मुझे लग रहा है कि आपको भी पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि पार्ट में पढ़ना बहुत ज्यादा आसान होता है. प्रेसिडेंट में हम क्या क्या देखने वाले हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है? तो पहली कौन सी पावर है? इमरजेंसी वाली पावर और आर्मी वाली पावर. तो यही सब देखने वाले हैं. और प्रेसिडेंट कौन कौन बने हमारे इंडिया के. फिर हम प्राइम मिनिस्टर देखेंगे चैप्टर नंबर 10. फिर चैप्टर नंबर 11 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तीन लिस्ट है वो देखेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट. फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेंगे चैप्टर नंबर 12. फिर देखेंगे लास्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है. कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब हम देखेंगे. ओके. सो बाय फॉर नाउ.